हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ यूनियन बजट 23-24 में 2023-24 में पीएम प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज हो सके और लोग रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की ओर जागरूक हो सके। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एक आउटकम बेस्ड फूड प्रोडक्शन सिस्टम है जो कि सॉइल के हेल्थ के बारे में बताता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है और सॉइल को रिस्टोर करने का काम करता है ताकि फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंस हो सके। तो आइए चलिए इस वीडियो में समझते हैं पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। इंडिया में फर्टिलाइजर यूजेस को लेकर कौन कौन से इश्यूज देखे जा रहे हैं, फर्टिलाइजर का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, पीएम प्रणाम स्कीम किस प्रकार से फर्टिलाइजर रिजिम को रिफॉर्म करता है, इसको लेकर गवर्नमेंट के और कौन कौन से इनिशिएटिव है और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है, केमिकल फर्टिलाइजर के रेफरेंस में बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रेजेंट में केमिकल फर्टिलाइजर का जो रिटेल प्राइस है वो मार्केट के द्वारा तय किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट है अमोनिया जो कि यूरिया का इनपुट है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। सल्फर जो कि रॉ मटेरियल है फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर का, वो ऑयल रिफाइनरीज का बाय प्रोडक्ट है। तो बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 2 ओनली या 1, 2 एंड 3। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे, सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएम प्रणाम स्कीम है क्या। इसके फुल फॉर्म का बात करें तो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका एम का बात करें तो फार्मिंग के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है उसको रिड्यूस करना और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के बैलेंस्ड यूज को प्रमोट करना ताकि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम से कम हो सके। पीएम प्रणाम स्कीम के थ्रू केमिकल फर्टिलाइजर के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है तो उस सब्सिडी बर्डन को भी रिड्यूस करना, जो कि 2022-23 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ हो चुका है। ये चेंजिंग क्लाइमेट के अनुसार इंडियन एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा रेसिलिएंट बना पाएगा और ये उस स्टेट को भी इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करवाएगा जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम से कम होता है। स्टेट्स के द्वारा 50% ऑफ सब्सिडी एज ए ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एसेट क्रिएशन, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन और अवेयरनेस जनरेशन में यूज़ किया जाएगा एज एन अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। इस स्कीम में फार्मर, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी का भी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा ताकि केमिकल फर्टिलाइजर का रिडक्शन हो सके। इस स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट का फोकस ग्रीन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की ओर है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल सके। इससे इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है वो भी रिजॉल्व होगा। और इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के दूसरे एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेसिलिएंस एग्रीकल्चर और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस स्कीम्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड हो सकेगा। भारत में फर्टिलाइजर यूजेस को लेकर कौन कौन से इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जो इंडिया के द्वारा रिकमेंडेड रेशियो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का, वो 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल खास करके ज़्यादा करते हैं और पोटासियम और कैल्शियम का इस्तेमाल कम करते हैं। इससे जो हमारा सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज और इसके साथ ही साथ सॉइल डिग्रेडेशन और लोअर क्रॉप यील्ड्स देखने को मिलता है। नीति आयोग के अनुसार से जो एवरेज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का इस्तेमाल होता है इंडिया में वो 8:3:1 है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट 2015-16 में बताया गया था जो कि रिकमेंडेड है 4:2:1। तो आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन का कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो फास्फोरस और पोटासियम का इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। सेकेंड इशूज़ का बात करें तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज़। इंडिया पूरे विश्व का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया का, और यूरिया एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। हाउएवर यूरिया के एक्सेसिव यूज से सॉइल हेल्थ, वाटर क्वालिटी और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और यूरिया में जो सब्सिडी है वो ज़्यादा देखने को मिलता है जिसके कारण से जो अदर फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर मार्केट में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है क्योंकि जो दूसरे फर्टिलाइजर है वो महंगे मिलते हैं और यूरिया सस्ता मिलता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड इशूज़ का बात करें तो जो हम लोग यूरिया मंगाते हैं वो हम लोग को दूसरे देशों से डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूरिया का होना चाहिए हमारे कंट्री में उतना देखा नहीं जाता है। तो इसके इंपोर्ट से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गड़बड़ाता है जो कि इंडिया को वल्नरेबल बनाता है।
क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से जो फर्टिलाइजर का अवेलेबिलिटी है उसमें कमी देखने को मिलती है। मोरओवर हम लोग के कंट्री में जो डोमेस्टिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन है उसके कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलता है। 1990 से ही जितने हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतने ही बना हुआ है मोर और लेस। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार से जो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी देखने को मिलता है वो 24.66 मिलियन मैट्रिक टन, जिसमें फास्फोरस और पोटासियम फर्टिलाइजर मिला करके है, जो कि हमारे देश का मात्र 50% ही डिमांड को फुलफिल कर पाता है, और बाकी के बाद जो 50% हुआ उसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, रसिया, मोरक्को, जॉर्डन एंड सऊदी अरबिया। फोर्थ बात करें तो इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी सिस्टम। इंडिया में जो फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही कॉस्टली सिस्टम है फार्मर को सब्सिडाइज करना, क्योंकि इसमें मल्टीपल एजेंसी भी इन्वॉल्व रहते हैं और इसके साथ साथ जो इंटरमीडिएटरीज है और कुछ लीकेजेस भी देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार का सब्सिडी सिस्टम है वो फार्मर्स को एडिक्वेटली इंसेंटिवाइज नहीं कर पाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजर का यूज़ इफिशियंट तरीके से नहीं हो पाता है और फार्मर्स ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर की ओर उस तरह से अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो एक स्टिकी आइटम है, क्योंकि यह हमेशा यूनियन बजट के एक्सपेंडिचर लिस्ट में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि अभी तक 1.75 ट्रिलियन डॉलर का रुपीज़ का फर्टिलाइजर सब्सिडी 2023-24 के बजट में देखने को मिला है। इंडिया है वो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG के ऊपर डिपेंडेंस है और हाई वोलेटाइल गैसेस का प्राइसेस होने के कारण जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है उसका प्राइस 63% तक हाई देखने को मिला है टोटल गैस कंजप्शन का। चलिए अब हम लोग समझते हैं फर्टिलाइजर का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन से किस किस प्रकार का इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। फर्टिलाइजर के एक्सेस यूज से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है और ये फर्टिलाइजर का रेसिडुअल और अनयूज्ड अमाउंट जिसका अच्छे से यूज नहीं किया गया था वो एज ए पॉल्यूटेंट एयर, वाटर और सॉइल में देखने को मिलते हैं। यूट्रोफिकेशन का बात करें तो फर्टिलाइजर के एक्सेस यूज से यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है। आप लोग वाटर बॉडी में देखते होंगे कि ऊपर में बहुत सारे एल्गीज जमा हो जाते हैं जो कि पूरे लेक्स को कवर कर देते हैं, जिससे जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता और वाटर में जो ऑक्सीजन डिमांड है उसके लेवल को भी खत्म कर देता है, जिसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं लाइक फिशेस उन लोग का डेथ देखने को मिलता है। तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से यूट्रोफिकेशन है वो और बढ़ता है। सेकेंड इफेक्ट्स का बात करें तो सॉइल डिग्रेडेशन। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के कंटिन्यूस यूजेस से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होता है और बहुत सारे डिफिशियंसीज को कॉज करता है और जो सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं वो भी वैनिश हो जाता है। यह सॉइल के माइक्रोफ्लोरा और फौना को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है, जो कि सॉइल के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होता है। सॉइल माइक्रोफ्लोरा और फौना सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट का बात करें तो इसमें जो क्रॉप का क्वालिटी है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। इम्प्रॉपर फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन से प्लांट्स का कोई सर्टेन पार्ट्स एक्सेसिव ग्रोथ होता है, जैसे कि लीव्स या स्टीम, और इसमें जो फ्रूट्स और ग्रेन्स आना चाहिए था वो उतना नहीं आ पाता है, जिसके कारण से जो क्रॉप का क्वालिटी है और यील्ड है वो दोनों रिड्यूस होता हुआ दिखता है। फोर्थ प्रॉब्लम का बात करें तो ग्राउंड कंटामिनेशन भी देखने को मिलता है। फर्टिलाइजर के ओवर यूज से नाइट्रेट लिंचिंग देखने को मिलता है, जो कि ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। इससे बहुत सारे हेल्थ रिस्क लोगों में देखने को मिलता है। वैसे लोग जो कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए ग्राउंड वाटर पे ही रिलाई करते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर में बढ़ा हुआ नाइट्रेट का लेवल देखने को मिलता है, इससे मेथेमैंग्लोबिनेमिया, जिसको कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नाइट्रेट लेवल के एक्सेस अमाउंट में कंजप्शन के कारण देखने को मिलता है। फिफ्थ इश्यूज का बात करें तो हेल्थ कंसर्न। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड को फर्टिलाइजर्स के साथ साथ यूज किया जाता है, जिससे बहुत सारे हेल्थ रिस्क फार्मर्स में देखने को मिलते हैं जब ये इसका इस्तेमाल इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं। सिक्स्थ है इकोनॉमिक बर्डन की। एक्सेसिव फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से ये फार्मर्स के लिए इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल होता है, जिससे जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स का वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और जो क्रॉप यील्ड है वो उतना नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण से इनडेप्टनेस खास करके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में देखने को मिलता है और वो कर्ज के जाल में फंसे चले जाते हैं। सेवेंथ बात करें तो फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव इस्तेमाल से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, पर्टिकुलरली नाइट्रस ऑक्साइड, जो इसको हम लोग N2O के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रीन हाउस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्दर क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
एट्थ इशूज़ का बात करें तो इम्बैलेंस इन क्रॉप न्यूट्रिएंट अपटेक। इनएप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन से सॉइल के न्यूट्रिएंट में इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जो कि क्रॉप को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, जिसको कि करेक्ट करना का जरूरत है। जो पीएम प्रणाम स्कीम है वो किस प्रकार से फर्टिलाइजर रिजिम में रिफॉर्म लाएगा, तो इस स्कीम से जो फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडी बिल है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसमें सब्सिडी कम करके ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर जो बायो फर्टिलाइजर है उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ताकि बायो फर्टिलाइजर्स और कंपोस्ट प्रमोट हो सके। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट का एम है 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को खोलना और नेशनल लेवल माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर को क्रिएट करना और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को तैयार करना। बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन और एडॉप्टेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करवा के पीएम प्रणाम के थ्रू जो फाइनेंशियल बर्डन है केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडीज को लेकर वो रिड्यूस होगा। सेकेंड, इसके फायदे की बात करें तो इससे जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो कंट्रोल में आएगा। सब्सिडी बिल का कम होने से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें गिरावट आएगा, जो कि अभी हमारे देश के लिए एक इकोनॉमिक चैलेंज बना हुआ है। तो केमिकल फर्टिलाइजर में सब्सिडी को रिड्यूस करके इसको कुछ मात्रा में एड्रेस किया जा सकता है। थर्ड बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको धीरे धीरे कम करना बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। फोर्थ है फार्मर्स फर्टिलाइजर सब्सिडी को फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। पीएम प्रणाम के तहत जो फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है उसमें बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस सपोर्ट से जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है वो बढ़ेगा और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के लिए एक एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाया जा सकेगा। फिफ्थ बेनिफिट का बात करें तो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंसेंटिवाइज करना। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बायो फर्टिलाइजर को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो इसका प्राइसिंग है उसको कम से कम रखना, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को बढ़ावा देना। तो पीएम प्रणाम स्कीम के तहत कोऑपरेटिव्स और बिजनेस वैसे बिजनेस जो कि बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनको बढ़ावा देना बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। सिक्स्थ बेनिफिट का बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन करना। पीएम प्रणाम स्कीम के तहत डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के इफेक्टिवनेस को फार्मर्स के फील्ड में, ताकि फार्मर्स का विश्वास अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की ओर बढ़ सके। तो यदि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर से क्रॉप यील्ड बढ़ता है तो जो फार्मर का ट्रस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और इससे फार्मर्स इंकरेज होंगे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को यूज़ को लेकर। और बायो फर्टिलाइजर्स के सर्टिफिकेशन से इसके क्वालिटी को इंश्योर करा जाएगा और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज़ करवाया जाएगा कि इसका बेटर प्राइस मिल सके, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर एक तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया जिसका मार्केट में अच्छा कीमत मिलता है। गवर्नमेंट के अदर इनिशिएटिव्स का बात करें तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर, जिसको प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग वो सिंगल ब्रांड का ही यूज़ करेंगे और जो लोगो होगा वो सेम होगा। उस ब्रांड का नेम भारत रखा गया है, जिसमें कि हर एक तरह का फर्टिलाइजर यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी को इंक्लूड किया गया है और सभी का कॉमन नेम भारत ही होगा। इसका जो मेन एम है वो फार्मर के ब्रांड को फर्टिलाइजर के ब्रांड को और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करना है अक्रॉस द कंट्री, ताकि फार्मर्स के बीच किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रह सके इसके अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को लेकर। सेकेंड बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा। इसके द्वारा जो सब्सिडी अमाउंट है वो फार्मर्स के डायरेक्ट खाते में भेजा जाता है और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू उस पैसे का इस्तेमाल फार्मर सिर्फ फर्टिलाइजर खरीदने में ही कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा ई-रुपीज के बारे में। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कूपन प्रोवाइड करवाया जाता है, वो कूपन का स्पेसिफिक पर्पस होता है और जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो कूपन दिया जाता है उसी में भी सिर्फ उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड बात करें तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, इस स्कीम को 2010 में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा लॉन्च किया गया। इस स्कीम के तहत सब्सिडाइज अमाउंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और सल्फर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज अमाउंट में प्रोवाइड करवाया जाता था। फोर्थ बात करें तो नीम कोटेड यूरिया, इसको 2015 में लाया गया था क्योंकि यूरिया का दूसरे इंडस्ट्री के द्वारा कोई गलत यूजेज ना हो सके और इसमें नीम मिलाकर जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स रहते हैं उससे दूर रखने में भी काम देता है। इसका एम का बात करें तो यूरिया के यूज को रेगुलेट, नाइट्रोजन कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करना, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस के कॉस्ट को रिड्यूस करना और वेस्टेज को प्रिवेंट करना और इसके साथ ही साथ सब्सिडी को डाइवर्स करना ताकि सॉइल और वाटर पोल्यूशन जो यूरिया से देखने को मिलता है वो कम हो सके। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो इंडिया में फर्टिलाइजर सब्सिडी रिजीम है इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो इसमें जो पीएम प्रणाम स्कीम है वो किस प्रकार से हेल्प करेगा, इसको डिस्कस करना है।
चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है वो मार्केट ड्रिवन नहीं है, तो इससे ए और डी एलिमिनेट हो जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।